सो वेलकम बैक गाइस। सो यूजुअली बोला जाता है कि अगर आप लोग की एज 18 ईयर्स से नीचे है तो आप लोग इस तरह की वीडियोस ना देखें, पर मैं आप लोगों से आज अनुरोध करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें एंड तक, क्योंकि आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड और अनवेयर स्टोरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये खतरनाक स्टोरी है एक 14 साल की लड़की की जिसका कि मर्डर हो गया था और वो उसमें खुद भी शामिल थी, या फिर उसकी उसमें कितनी गलती थी वो आप लोग मुझे बताओगे एकदम एंड में। सो इस केस की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 5 या 6 साल पहले, यानी कि 2018 या फिर 19 साल में, जब मध्य प्रदेश में रहने वाले शोभा और गंगाराम की शादी हुई थी। बट मध्य प्रदेश में रहने वाले इस नए कपल में जो शोभा थी उसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी पहले। बट जैसे कि शोभा की शादी पहले से ही हो चुकी थी, बट उसके पति की डेथ के कारण वो अभी दूसरी शादी कर रही थी। उसकी पहली शादी से उसे एक लड़की थी जिसका नाम था नीतू। बट अभी जब शोभा और गंगाराम की शादी हो गई थी तो नीतू भी उन दोनों के साथ रहने के लिए आ गई थी अपने नए बाप के पास। फिर गंगाराम और शोभा की शादी के कुछ सालों बाद उन्हें 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। सो ये 2 बच्चे होने के बाद इनकी फैमिली में कुल 7 लोग थे। एक शोभा, गंगाराम, नीतू और शोभा गंगाराम के 2 बच्चे और गंगाराम के माता पिता। सो 7 लोग होने के कारण इनकी पूरी फैमिली एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। इनके पास खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं थे। तो इसी सब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते वक्त गंगाराम ने ये डिसाइड किया कि वो अपने इस परिवार के हालात को बदलेगा। इसलिए वो मध्य प्रदेश से निकल के सोनीपत हरियाणा चला गया और उसने वो डिसाइड किया कि वहाँ जाके वो जो भी पैसे कमाएगा उसमें से थोड़े पैसे अपने घर वापस भेज देगा। तो सोनीपत हरियाणा गए थे कुल 4 लोग, शोभा, गंगाराम और उनके 2 बच्चे। और वो लोग नीतू को लेके नहीं गए थे। उन्होंने बोला था कि जब हम लोग वहाँ पे सेटल हो जाएंगे तब नीतू को हम लोग वहाँ पे बुला लेंगे, तब तक नीतू अपने दादा दादी का ख्याल रखेगी, मतलब खाना पानी वही सब कुछ। और उसी तरह से नीतू अब दादा दादी का ख्याल भी रख रही थी। फिर ऐसे ही करते करते टाइम गुजरता चला गया। फिर आ गया 2 साल बाद 2023 में इनके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो गई। गंगाराम सोनीपत में जाके मिस्त्री का काम करने लग गया था और शोभा उसका हाथ बनाती थी लेबर की तरह। तो जैसे कि 2023 में आते आते उन लोग की थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो उन्होंने अभी डिसाइड किया कि वो लोग 2023 में नीतू को भी सोनीपत बुला लेंगे। उन्हें ऐसे लगा था कि जब नीतू यहाँ पे आएगी सो वो 2 बच्चों और इन दोनों का खाना बना के रख दिया करेगी। सो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और उसके भी मज़े। सो अकॉर्डिंग टू द प्लान शोभा और गंगाराम ने नीतू को भी सोनीपत हरियाणा बुला लिया और उसके एडमिशन पास ही की एक स्कूल में करवा दी। सो अभी नीतू सोनीपत आने के बाद नीतू सुबह स्कूल जाने से पहले सबके लिए खाना बना दी थी और फिर स्कूल से आने के बाद भी खाना बना दी थी। सो अभी इनका एकदम सेट हो गया था पूरा का पूरा। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ शोभा और गंगाराम कमा रहे थे। घर का ख्याल और खाना वाना बनाने के लिए एक और बेटी थी नीतू। फिर इनकी फैमिली को सोनीपत हरियाणा में रहते हुए 3-4 साल हो गए थे। तो 3-4 सालों में उनको उनके आजू बाजू के लोग एकदम अच्छे से जानने लग गए थे कि ये लोग कौन है क्या है। ऐसे सब लोग उनको एकदम अच्छी नज़र से देखते थे। लेकिन इसी सब के बीच में इस फैमिली के लिए आया एक ब्लैक डे। सो ये ब्लैक डे आया था 30 अप्रैल को, जब नीतू ने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे कुछ बुक्स चाहिए, मुझे उसके लिए पैसे दो, या फिर आप एक काम करो आप मेरे लिए बुक्स लेके आ जाओ बाज़ार से। फिर गंगाराम ने नीतू को बोला कि तू कहाँ जाएगी किताबें लेने के लिए, या तो मैं लेके आ जाऊँगी या फिर तेरी मम्मी लेके आ जाएगी किताबें। सो फिर ग्रेजुअली पूरा दिन काम करने के बाद शोभा ने गंगाराम से बोला कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जाके किताबें लेके आ जाती हूँ, बच्ची को पढ़ना होगा। बट फिर जब शोभा अपने घर गई तो उसके दोनों बच्चे जो है वो नीचे थे, बट वहाँ पे नीतू कहीं नहीं थी। फिर शोभा ने नीतू को हर जगह ढूंढना शुरू किया। फिर शोभा नीतू को ढूंढते ढूंढते छत के ऊपर पहुंची। छत के ऊपर उसने जो देखा वो एकदम सिस्टम हैंग करने वाला चीज़ था। नीतू छत के ऊपर एकदम बेहोश पड़ी हुई थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये सब देखने के बाद शोभा एकदम डर गई। फिर डरने के बाद वो एकदम चिल्लाने लग गई और रोने लग गई। रोने की आवाज़ सुन के जो सभी पड़ोसी थे वो एकदम भागते भागते उसके पास आए, ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, मतलब छत के ऊपर। फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि नीतू जो है वो एकदम बेहोश पड़ी हुई है। तो सभी लोगों ने उसको उठाया और पास ही में जो हॉस्पिटल था वो उस हॉस्पिटल में उसको लेके चले गए। लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि नीतू की जान जा चुकी है। बट ये सब होते के चलते ही किसी ने चुपके से पुलिस को कॉल कर दी थी। सो पुलिस भी वहाँ पे पहुँच गई थी हॉस्पिटल में। सो पुलिस वहाँ पे पहुँचने के बाद पुलिस ने अपनी फॉर्मेलिटी की तरह शोभा और गंगाराम से पूछा कि अगर आप लोगों को किसी के ऊपर डाउट है तो आप लोग FIR कर सकते हैं, FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सो आप लोग FIR कर सकते हैं आप लोगों को किसी ऊपर डाउट है तो शोभा ने बोला कि ये सब एक नेचुरल डेथ है, जो होना था वो हो गया है, अब इसको छोड़ दो, मैं इसके लिए कोई केस नहीं करना, ना ही हम लोग को पुलिस के चक्कर लगाने।
सब होने के बाद पुलिस बोली कि आप लोग हमें ये रिटर्न में लिख के दीजिए कि ऐसा आप लोग कंप्लेंट नहीं करना चाहते। फिर नीतू की बॉडी को पैक कर दिया गया घर ले जाने के लिए। सो नीतू को जब वो लोग वापस घर ले जा रहे थे तब तो वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि रुक जाओ, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे नीतू को देख के ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर उसका मर्डर हुआ है। सो ये सब होते टाइम ही वहाँ पे कुछ मीडिया पहुँच गई थी। सो सभी को लग रहा था कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है, पर परिवार से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सो ये सब ड्रामा देखने के बाद पुलिस को भी लगा कि भले ही पेरेंट्स ना चाहे बट इस केस की गंभीरता को देखते हुए हमें इसके ऊपर कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उन लोग के लिए आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए पुलिस ने कंप्लेंट फाइल कर दी। कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ की पेरेंट्स से ही। सो पेरेंट्स ने बोला कि हमें किसी के ऊपर डाउट नहीं है, ये सभी लोग हमारे वेल विशर्स है, हमें किसी के ऊपर भी डाउट नहीं, हमें बिल्कुल भी डाउट नहीं, किसी के ऊपर भी बिल्कुल डाउट नहीं है। तो फिर पेरेंट्स के बाद पुलिस ने भगत सिंह जो कि उनका ऑनर था उनसे भी बात की कि वहाँ पे घर में कोई आया था क्या उससे पहले या फिर ऐसा कुछ। सो ऑनर ने बोला कि इनके घर वालों के अलावा वहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया। सो अभी ये सब बातें सुनने के बाद पुलिस को डाउट किया पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि यार उनकी एक 13 साल की बेटी मर गई थी, उनको ना किसी के ऊपर डाउट था, ना किसी के ऊपर शक था, ना उनके चेहरों के ऊपर कोई टेंशन थी। सो ये सब देखते हुए पुलिस को डाउट आया पेरेंट्स के ऊपर। सो पुलिस ने फिर बाद में डिसाइड किया कि इन दोनों पेरेंट्स से पुलिस के तरीके में इनसे पूछताछ करेंगे। सो पुलिस के तरीके से पूछताछ करने के बाद दोनों पेरेंट्स टूट गए, और टूटने के बाद उन्होंने जो बताया वो था इसका काला सच। तो ये कहानी जो थी वो कहानी कुछ इस तरह से है। सो जब नीतू अपने दादा दादी के साथ रहती थी, सो रहते टाइम वो जब 6th क्लास में थी तो 6th क्लास में उसका पहला अफेयर स्टार्ट हो गया था। सो उस लड़के से वो हमेशा बात करती रहती थी, पता नहीं क्या करती रहती थी, हमेशा फ़ोन में लगी रहती थी उसके साथ। बट फिर उसके बाद नीतू आ गई थी हरियाणा। तो हरियाणा में आने के बाद नीतू ने फिर वापस से वही करना स्टार्ट कर दिया था। नीतू वापस अपने जो अड़ोस पड़ोस के लड़के थे उनको पकड़ती थी और फिर उनके साथ बात करना स्टार्ट कर देती थी, यानी कि उसको अफेयर में रहना बहुत पसंद था। बट ये जो नीतू के पास फ़ोन था वो उसको उनके पेरेंट्स ने नहीं दिलाया था। तो सोचने वाली बात ये थी कि वो नीतू के पास वो फ़ोन आखिर आया कहाँ से। बाकी बयान के बारे में माने तो शोभा के अनुसार नीतू ने लगभग 1 महीने के अंदर 50 लड़कों से बात करी थी, वो कि एकदम अलग ही लेवल है। फिर शोभा ने ये बात अपने पति गंगाराम को बताई। गंगाराम को ये बात पता चलने के बाद गंगाराम उसको थोड़ा सा डांटने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि नीतू गंगाराम के ऊपर चिल्लाने लग गई कि आप लोग कौन होते मुझे ऐसे बोलने वाले, और आप तो मेरे सौतेले पापा हो, ऐसा वो बोलने लगी। सो फिर भाई ग्रेजुअली इनके परिवार के बीच ऐसे ही तनाव बढ़ता गया। पति पत्नी उसको मना करते थे, लड़की फिर भी बात करती थी, पति पत्नी मना करते थे फिर भी बात करती थी। तो ऐसे करते करते उनके बीच में हमेशा आर्गुमेंट होती रहती थी। फिर अचानक से क्या हुआ कि नीतू ने अपने परिवार के सामने लड़कों से बात करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो चुपके चुपके से बात करती थी, फिर सभी के सामने बात करना स्टार्ट कर दिया। सो इसका एकदम पीक आया था 29 अप्रैल को, जब इनका परिवार खाना खा रहा था। फिर ये खाना खाते खाते नीतू को एक और कॉल आती है। फिर ये सब हुआ था उन लोगों के खाना खाते टाइम। सो गंगाराम नीतू को वापस एक बार डांट रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अभी तुम्हारी एज क्या है, तुम पढ़ाई करो लिखाई करो, ऐसे कुछ करो, तुम अभी लड़कों से चैटिंग करते रहती हो। सो उसके ऊपर नीतू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। नीतू ने बोला कि अगर आप लोग मेरे को ऊपर ऐसे दबाव बना के रोके तो मैं ऐसे भाग जाऊँगी, मैं काम कभी नहीं बंद करूँगी, जब तक मेरा मन ना हो मैं ये काम कभी बंद नहीं करूँगी। देन फिर ये सब मामला होने के बाद नीतू चली गई अपने रूम में और फिर एक लड़के से जाके जोर जोर से बातें करने लग गई, और ये वो बातें कुछ ऐसी थी जो कि एक परिवार एक साथ नहीं सुन सकता था। फिर ये सब होने के बाद गंगाराम और शोभा ने डिसाइड किया कि इसका कुछ करना पड़ेगा। दिन सुबह ये दोनों नीतू के कमरे में गए और गंगाराम ने नीतू के हाथ पकड़े और शोभा ने उसको मार दिया। फिर उसके बाद उन दोनों ने उस बॉडी को वहीं पे रखा। फिर नीचे आए। नीचे आने के बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर वो लोग अपने काम पे चले गए, और फिर काम पे जाते टाइम उन्होंने पैसे मांगे अपने मकान मालिक से। और ये सब वो लोग एकदम इंटेंशनली कर रहे थे कि ताकि बाकी लोग को उन लोग के ऊपर शक न है। और वो बुक वाली बात जो थी कि हमें बुक्स खरीदनी है उसके लिए पैसे दो, वो सब बात भी एकदम फेक थी। इन लोगों ने उसे पहले ही मार दिया था। सो टिल डेट ये अभी तक केस चल रहा है और इसका फैसला तो अभी कोर्ट ही देगी। बट आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें गलती आखिर किसकी थी, नीतू की या फिर उसकी फैमिली की? आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना मत भूलना। तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच।